हेलो एवरीवन। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस पाठ को केवल और केवल एनसीईआरटी, क्योंकि आपको पता है हर एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, सबसे इम्पोर्टेंट बुक होती है, इसलिए हम इस पाठ को हर लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यह है चैप्टर का नाम। इसमें हमें मेनली क्या बताया जाएगा, इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें बताया जाएगा कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। दूसरी बात कि इसकी विशेषताएं क्या है, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हम किसे कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे। तो ये हमें मेन इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो पहले शुरुआत करते हैं हम लिविंग के बारे में। तो एनसीईआरटी पहले पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रहते कहाँ हैं, उनके रहने के हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। तो देखो, सबसे पहले हमें पता है कि एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके रहने की जो जगह होती है, उनका जो प्लेस होता है रहने का, उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, हैबिटेट। हैबिटेट हमें सबसे पहले तो हैबिटेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि हैबिटेट क्या है। हैबिटेट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है। मान लो हम रह रहे हैं, हम कहीं भी रह रहे हो, तो हम रह तो लैंड पे रहे हैं, तो लैंड हमारा क्या है, एक हैबिटेट है। ऐसे ही डेजर्ट, माउंटेन, हिली एरिया, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, किसी भी जानवर के हैबिटेट कहलाते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, नॉर्मल हैबिटेट के अंदर। नॉर्मल हैबिटेट, तो नॉर्मल हैबिटेट यानी एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी जगह रहने की जहाँ पे क्या हो, टेम्परेचर हो हमारा वो भी क्या हो, बिल्कुल नॉर्मल हो, और वहाँ पे जो बारिश वगैरह होती है, रेनफॉल है, वो भी क्या है, नॉर्मल है। तो एक तो ये जगह है जहाँ पे सारी की सारी कंडीशंस हैं वो क्या है, नॉर्मल है, कि वहाँ पे कोई भी इंसान, कोई भी जानवर आराम से रह सकता है। तो इसके अंदर नॉर्मल हैबिटेट के अंदर कौन रहता है, नॉर्मल हैबिटेट के अंदर जो नॉर्मली जीव जंतु जितने भी एनिमल्स आप देख रहे हो, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, नॉर्मल हैबिटेट के अंदर। जैसे कि एग्जांपल ले तो हम खुद का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले ह्यूमन बींग्स, इंसान क्या कर रहा है, इंसान एक ऐसे जगह पे रह रहा है जहाँ पे क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल बारिश हो रही है, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी। तो एक तो वैसे जानवर हो गए, ऐसे एनिमल हो गए जो क्या कर रहे हैं, नॉर्मल जगह पे रह रहे हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ह्यूमन बींग्स, काऊ, डॉग, एक्सेट्रा। ये तो आ गए हमारे नॉर्मल हैबिटेट के अंदर। दूसरा हम बात करें तो दूसरा होगा एक ऐसा हैबिटेट, एक ऐसी जगह जहाँ पे हर किसी नॉर्मल ऑर्गेनिज्म का रहना संभव नहीं है। यानी कि या तो वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, या तो वहाँ पे क्या है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, या बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो दूसरा हैबिटेट इसमें बताया गया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट मतलब कि एक ऐसा हैबिटेट, एक ऐसी जगह जहाँ पे कंडीशन है वो आपकी नॉर्मल नहीं पाई जाती, यानी कि वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा पाया जाएगा जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए वहाँ पे रहना इम्पॉसिबल है। तो वहाँ पे जो रहते हैं वो जानवर अलग टाइप के होते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी फीचर्स होती है, कुछ विशेषताएं होती है जो वहाँ पे उसको रहने के लिए, सर्वाइव करने में मदद करती है, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट। अब इसका एग्जांपल देखो, वो जगह हो सकती है कोल्ड माउंटेन, कोई भी ठंडा बर्फीला कोई भी पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स तो सर्वाइव कर नहीं सकता। तो वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ के अलग ही एनिमल्स होते हैं जो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। जैसे कि आगे हम बात करते हैं, जो इसके बाद वोल्केनो है। अब आपको पता है कि वोल्केनो में टेम्परेचर है
वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो किसी भी जानवर का वहाँ पे सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सर्वाइव करते हैं? अब इतने ज़्यादा टेम्परेचर में रहने वाले बैक्टीरिया भी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, इतने ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर भी रहते हैं। इसको भी हम पढ़ेंगे डिटेल में जब हम चैप्टर को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो कोल्ड माउंटेन हो गया, वोल्केनो होगा, और भी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि ओशियन, समुद्र हो गया। समुद्र में कौन रहता है? ऑक्टोपस। अब देखो, ये दो जगह तो हो गई है आपकी, नॉर्मल हैबिटेट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट। अब इसके बाद क्या है, कुछ जानवर, कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, कंडीशन के हिसाब से अपने रहने के हैबिटेट को चेंज कर लेते हैं। जैसे कि कंडीशन अगर चेंज हो गई तो वो क्या करेंगे, अपनी जगह को चेंज कर लेंगे। तो थर्ड कैटेगरी हम बना सकते हैं कि जो एक जगह पे नहीं रहते, जो क्या कर रहे हैं, अपने प्लेस को चेंज कर रहे हैं, चेंजेस देयर प्लेसेस, जो क्या कर रहे हैं, अपने प्लेस को चेंज कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए हमारे पास? इसके एग्जाम्पल हो गए हमारे पास माइग्रेटरी बर्ड, यानी कोई कुछ ऐसे पक्षी हैं जो, जैसे कि यहाँ से टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या टेम्परेचर कम हो गया, तो वो क्या करेंगे, उस जगह से जाएंगे और वहाँ से उड़ के वो दूसरी जगह पे चले जाएंगे, और जैसे ही वहाँ पे कंडीशन नॉर्मल होगी तो वो फिर से क्या करेंगे, अपनी जगह पे वापस से आ जाएंगे। ये हमारे माइग्रेटरी बर्ड हैं, जिसमें इसका एग्जांपल आप ले सकते हो साइबेरियन क्रेन। ये एक ऐसा पक्षी है जो क्या करता है, वैसे तो ये रहता है यूरोप के अंदर, लेकिन यहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर कम होता है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे सर्दी रहती है, लेकिन सर्दी अगर बहुत ज़्यादा हो गई, मान लो वहाँ पे बर्फ़ हो रही ज़्यादा, तो क्या करेगा, यूरोप से एशिया के अंदर आ जाता है। कौन? साइबेरियन क्रेन। तो एशिया में भी कहाँ, ये हमारे इंडिया के अंदर आता है, मेनली गुजरात और राजस्थान में, आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या एग्जाम्पल हो गया, माइग्रेटरी बर्ड्स, और ये क्या करेंगे, अपनी जगह चेंज करेंगे। अब जैसे यहाँ पे टेम्परेचर है वो नॉर्मल आ जाएगा, भाई टेम्परेचर यहाँ पे हो गया नॉर्मल, तो ये पक्षी क्या करेंगे, पहले तो यहाँ से जा रहे थे, अब जैसे टेम्परेचर नॉर्मल होते साथ ही क्या करेंगे, अपनी जगह पे वापिस आ जाएंगे। तो ये हो गए हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स। ओके, ये टॉपिक क्लियर हो गया आपका। अब देखो इसके बाद, अब ये तो नॉर्मल हो गया उसके हैबिटेट के हिसाब से कि कौन कहाँ रहता है। अब इसके बाद देखो, नेक्स्ट है कि अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो रह तो रहा है एक जगह पे, क्या वो अकेले ही रह रहा है, उसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसको दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ भी मिलके काम करने की जरूरत होती है। बल्कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्यों मान लो आप यही मान लो कि एक जो स्पीसीज है, मतलब कि एक जो एनिमल है, उसको दूसरे के साथ मिलके काम करने की जरूरत है। इसको समझे तो हम देखना ध्यान से 1 मिनट के लिए। मान लो कि ये कोई भी एनिमल है, मान ले हमने कि ये क्या है, ह्यूमन है। क्या ह्यूमन अकेला सरवाइव कर सकता है? क्या वो अकेला अपने ऊपर डिपेंडेंट रह सकता है? तो इसका जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं। वो एक अपना इंटर डिपेंडेंट नहीं है। देखो, जैसे कि मान लो उसको फूड की जरूरत है, तो क्या वो अकेला है वो सब फूड अरेंज कर सकता है? नहीं भाई, दूसरे क्या करना पड़ेगा, उसको दूसरा जो ह्यूमन बीइंग है उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। जैसे कि अगर ये कोई आदमी है और ये मान लो कि कोई बिजनेस करता है या कोई भी जॉब करता है सरकारी, ऐसे मान के चलो, तो उसको फूड की जरूरत है। अब ये थोड़ी ना है कि वो भाई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो सीधा सीधा भाई ठीक है मैं यहाँ पे बिजनेस भी कर लेता हूँ और खेती भी कर लेता हूँ कि भाई मुझे क्या है, मेरे खाने की जरूरत है वो पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके दूसरे ह्यूमन बींग्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। एक और इंसान होगा जिसका वो जो क्या करता है, फार्मिंग करता है, यानी कि वो क्या है, फार्मर है। तो उसको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? फार्मर की हेल्प लेनी पड़ेगी। भाई फार्मर है वो क्या करेगा, वो फूड ग्रो करेगा, खाना उगाएगा, तो उसके बाद ये जो दूसरा इंसान था वो उसको क्या लेगा, फूड लेगा। इसलिए क्या होगा
इसके ऊपर भी डिपेंड होगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि एक स्पीसीज, मान लो हमने ह्यूमन एक स्पीसीज ली, तो जो एक स्पीसीज है वो क्या है, वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई स्पीसीज की बात। तो अब दूसरी बात यहाँ पे क्या करूं कि एक स्पीसीज खुद के ऊपर तो होती ही होती है, लेकिन ये दूसरी स्पीसीज के ऊपर भी डिपेंड होती है। अब कहोगे कि कैसे, अब खुद देखो, ये तो बात हो गई फूड की, ठीक है, कि भाई एक इंसान ने इसको खा लिया लेके और एक इंसान ने क्या किया, उसको ग्रो कर लिया। लेकिन क्या ह्यूमन है वो ही सारा फूड ग्रो करेगा? नहीं भाई, फूड में आता क्या है, प्लांट। आपको अगर मिल्क लेना है, दूध लेना है, तो आप किसके ऊपर डिपेंड करोगे, दूसरे एनिमल्स के ऊपर, चाहे गाय हो और चाहे भैंस हो। तो आप खुद के ऊपर भी डिपेंड नहीं हो, आप दूसरी चीजों से भी क्या कर रहे हो, अपने आप को डिपेंड कर रहे हो। भाई आप प्लांट से फूड ले रहे हो, एनिमल से आप क्या ले रहे हो, मिल्क ले रहे हो। तो एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के ऊपर भी डिपेंड होती है, यानी कि उसके साथ मिलके काम करती है। इसका एग्जांपल आपने अच्छी तरीके से लिया होगा यहाँ से, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स, दोनों के दोनों, और यहाँ पे अगर मैं लूँ प्लांट्स, तो आपने पढ़ा होगा कि जो ह्यूमन है उसको सांस लेने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की। जब वो प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए किसकी जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो देखो जो ह्यूमन है वो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, बिल्कुल, तो आप कहोगे कि भाई ये है प्लांट है, वो इसको क्या देगा, ऑक्सीजन देगा फोटोसिंथेसिस करके, ठीक है। अब प्लांट को किसकी जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की, वो इसको कौन देगा, वो उसको ह्यूमन बींग्स देंगे। ठीक है भाई, ह्यूमन बींग्स इसको देंगे कार्बन डाइऑक्साइड और ये उसको देगा ऑक्सीजन। तो क्या आप ये बताओ वहां पे, ये एक जो स्पीसीज थी वो दूसरे स्पीसीज के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के ऊपर भी डिपेंड करती है, और एक स्पीसीज का जो बंदा है, जो जानवर है, वो उसी अपनी स्पीसीज के जानवर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो दोनों कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपकी बुक में एनसीईआरटी में एक चीज और दे रखी है, इसको कहा था इन्होंने, आप देखोगे पहले हेडिंग में, मॉलिक्यूलर ट्रैफिक। किसके अंदर, सेल के अंदर। वो देखो क्या होता है। अब आपको पता है कि एक सेल है, उसके अंदर काफी सारी ऑर्गेनेलिज होती हैं, कि जैसे कि अगर मैं एक सेल का डायग्राम बनाऊं, तो ये सेल है, ठीक है, सेंटर में क्या होगा इसका, न्यूक्लियस, और ये क्या है उसकी सेल मेम्ब्रेन। ये पूरी की पूरी क्या है, सेल है। क्या आप ये बताओ कि ये सेल है, इसके अंदर जो ऑर्गेनेली है, न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गए, और एक और एग्जांपल लेता हूँ इसमें, जैसे कि हमने मान लिया ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डिटेल में बाद में पढ़ने हमें। तो एक बार देखो कि सबसे पहले आपको पता है कि सेल को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, तो क्या होगा, हम फूड खाएंगे, फूड से माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, एनर्जी बनाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया, उस फूड को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दिया, कि भाई इसने इसकी क्या बना दी, एनर्जी बना दी। तो एनर्जी तो इसने बनाई है, ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। तो अब आप ये सोचो इसको कि इन सभी ऑर्गेनेली को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, और इन सभी को काम करने के लिए किसकी जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है ना। और वो एनर्जी की जरूरत कौन पूरी करेगा, उस एनर्जी की जरूरत को पूरी करेगी माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि अब ये सारी ऑर्गेनेली है जो बाकी, ये तभी काम करेंगी जब इसको कौन देगा एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या ये सारी अब ऑर्गेनेली हैं सेल की, ये किसके ऊपर डिपेंड हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। तो इससे आपके दिमाग में एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई जो एक सेल के अंदर भी बात करें तो काफी सारी ऑर्गेनेली हैं, वो भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, कि भाई तू काम करेगी जब दूसरे का काम शुरू होगा। अगर ये एनर्जी नहीं बनाती तो फिर ये काम कैसे करती।
तो इसलिए इस बात को आपको दिमाग में रखना है कि ये सारी चीजें आपस में मिलके काम करती हैं। इतनी बात क्लियर होगी दिमाग में? ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारा जो क्या है, लिविंग की डेफिनेशन है। चलो तो अब हम पढ़ते हैं लिविंग के बारे में कि नेक्स्ट हेडिंग है आपकी व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या होते हैं, ये आपकी नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का, व्हाट इज लिविंग। तो सबसे पहले हमें लिविंग से को समझने के लिए उससे पहले एक वर्ड को समझना है और वो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं आपको पता है? आपको पता है तो ठीक है, वरना मैं इसको बताता हूँ थोड़ा एक्सप्लेन करके कि कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है हिंदी में विशेषताएं। विशेषताएं यानी कि एक ऐसी चीज, एक ऐसी खासियत जो उसको क्या करे, दूसरी चीज से अलग करे, उसको हम कहते हैं इसकी क्या है, इसकी भाई ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है इसकी? कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे हम बात करें कि भाई लिविंग और नॉन लिविंग में फर्क क्या क्या है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो लिविंग करते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नॉन लिविंग नहीं करते। तो इसी बेस पे इसके हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है रेस्पिरेशन, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। यानी कि पहले तो क्या करेंगे, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग अलग चीज होती है और रेस्पिरेशन अलग चीज होती है। ब्रीदिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन को हमारे शरीर के अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है ब्रीदिंग। जबकि रेस्पिरेशन क्या होता है, उसी ऑक्सीजन और फूड दोनों का यूज करके एनर्जी निकालना क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। तो हमें ये दिमाग में रखना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म तो रेस्पिरेशन करते हैं जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन नहीं करते हैं। ये हम बात करते हैं लिविंग, और ये कैरेक्टरिस्टिक से बात करेंगे हम यहाँ पे नॉन लिविंग। तो रेस्पिरेशन ये कौन ये करते हैं रेस्पिरेशन, जबकि नॉन लिविंग रेस्पिरेशन नहीं करते हैं। ये बात हो गई किसकी, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि रेस्पिरेशन क्या होता है और कौन रेस्पिरेशन करता है और कौन रेस्पिरेशन नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के बारे में हमें पता है कि रिप्रोडक्शन का मतलब है कि अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म, जिसको हम कहते हैं प्रोजेनी, दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे रिप्रोडक्शन करते हैं। इनके अलग अलग तरीके होते हैं, वो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल से। तो हमें केवल अब क्या देखना है कि ये रिप्रोडक्शन करते हैं और ये रिप्रोडक्शन नहीं करते। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में, जो क्या है, एबिलिटी टू रिस्पॉन्स। देखो ये क्या है, आपको बताता हूं कि एबिलिटी टू रिस्पॉन्स क्या होती है, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको बाहर से, नेचर से या किसी दूसरे आदमी ने उसको क्या किया, टच किया, यानी कि उसको कुछ कहा, तो वो क्या करेगा, उस चीज का आंसर देगा। जैसे कि मैं आपसे कुछ पूछूं कि बताओ ये क्या होता है, तो आप क्या करोगे कि सर ये होता है इस बारे में। तो आप क्या कर रहे हो, उस चीज का रिस्पॉन्स दे रहे हो। मान ले आपने किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, तो क्या होगा, आप ऐसे बैठे रहोगे कि भाई ठीक है मार दिया तो मार दिया? नहीं, आप क्या करोगे, या तो आप उसके साथ लड़ाई करोगे या फिर उसके उल्टा थप्पड़ मारोगे। तो इसका मतलब क्या है कि आप रिस्पॉन्स देते हो, आपके साथ जो भी होता है आप उसके बारे में उसका उल्टा जवाब देते हो जो भी सही है। जबकि अगर हम नॉन लिविंग की बात कर लें तो उसको कहीं रख लो, आप उसको कुछ लेना देना नहीं है। मान लो कि मार कर इसके 2-3 थप्पड़ मार दो, क्या ये उल्टा मारेगा? नहीं मारेगा। और मान लो आप किसी दोस्त के 2 थप्पड़ मार देते हो, वो मारेगा? बिल्कुल, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हो गया आपका एबिलिटी टू रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी। इसके अंदर आप देखोगे तो पहली रेस्पिरेशन हो गई, दूसरी रिप्रोडक्शन हो गई, तीसरी हो गई एबिलिटी टू रिस्पॉन्स। आगे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमारी है मेटाबॉलिज्म। यानी कि मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है कि कुछ
रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म यानी कि कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर चलती रहती हैं। जैसे कि आपको पता है कि डाइजेशन है, एक प्रोसेस है, क्या ये कभी रुकता है? नहीं रुकता। ये क्या हो रहा है? चल रहा है, भी भोजन खाते जा रहे हैं और उससे एनर्जी बनाते जा रहे हैं। ये हो गया डाइजेशन। दूसरी प्रोसेस हमारे पास क्या आ गई? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, उससे एनर्जी निकाल रहे हैं। ये भी क्या है? एक प्रोसेस है, एक काम है जो चलता जा रहा है, मेटाबॉलिज्म है। दूसरा हम बात करते हैं कि जो ब्लड है, क्या ब्लड एक जगह पे रुक रहा है? नहीं, ब्लड रुक थोड़ी ना रहा है। जिस दिन रुक गया ब्लड तो मतलब जिंदगी खत्म। तो इसलिए ब्लड क्या है हमारा, एक मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर मेटाबॉलिज्म चलती रहती है, सारे काम चलते रहते हैं कि भाई जो खाना है वो भी होता रहेगा, एनर्जी बढ़ती रहेगी, काम भी होते रहेंगे। मैं लिख रहा हूँ, मुझे भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो बढ़ती जा रही है। तो ये सारे के सारे क्या है, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है जो लिविंग करता है लेकिन नॉन लिविंग नहीं करता। आपको ये डिफरेंस पता चल गया? अब इसके बाद आगे देखते हैं सेल्फ रेप्लिकेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ रेप्लिकेट। ये मैं आपको वही करवा रहा हूँ जो केवल और केवल एनसीईआरटी में है, आपको करनी ही पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि जो मैंने आपको एक्स्ट्रा करवाया वो कि भाई ये आपने फालतू करवा दी, इसका कोई काम नहीं है। सारे के सारे वर्ड्स आपको एनसीईआरटी के अंदर लिखे मिलेंगे, आप उसको पढ़ के देखोगे तो आपको हर चीज़ मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है? सेल्फ रेप्लिकेट, यानी कि क्या करते हैं, अपने आप की कॉपी करते हैं। ये होता है सेल्फ रेप्लिकेशन। एक सेल है, आपको पता है, वो डिवाइड करती है और डिवाइड करके एक से ज़्यादा सेल बनाती है, जबकि इसके अंदर डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई? ये थी हमारी सेल्फ रेप्लिकेट। एक होता है सेल्फ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी दे रखी है एनसीईआरटी में, सेल्फ ऑर्गेनाइज। ये क्या करते हैं? ये अपने आप को सेल्फ ऑर्गेनाइज करते हैं कि इसके जो पार्ट्स हैं वो एक से दूसरी जगह अपने आप क्या है, सेट हैं। कि भाई जैसे कि हमें पता है कि डाइजेशन होगा, सबसे पहले तो खाना डाइजेस्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, हमें क्या मिलेगी, इससे एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी से हम क्या करेंगे, अपना काम करेंगे। रेस्पिरेशन के बाद जो वेस्ट है उसको हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे। यहाँ से डाइजेशन के बाद देखो, इसके बाद एक्सक्रीशन आता है, आपको पता है, नहीं पता है तो हम आगे पढ़ेंगे कि भाई जितनी भी गंदगी बच गई उसको बाहर निकालो। एक प्रोसेस है ना, कुछ उल्टा काम तो नहीं हो रहा है। रेस्पिरेशन के बाद जो एनर्जी मिली हमें उसको यूज करो, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको बाहर निकालो। तो मतलब कि क्या है कि सारे की सारी प्रोसेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है और क्या हो रहे हैं, एक सीरीज से चल रही हैं। जबकि इसके अंदर ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती। तो ये सारे के सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, याद करनी है कि लिविंग की कौन कौन विशेषताएं हैं। आपको पेपर में कुछ भी कह सकता है, भाई बताओ कि लिविंग की कितनी कितनी प्रॉपर्टी हैं, तो आपको बतानी पड़ेंगी। रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, आगे एबिलिटी टू रिस्पॉन्स, नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेप्लिकेट और सेल्फ ऑर्गेनाइज। ये चारों पांचों जो भी प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई हैं ये सारी सारे आपको याद करनी है, एनसीईआरटी के अंदर हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। कि कुछ तो ऐसी बातें होती हैं जो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर एप्लीकेबल है। जैसे कि आप बात करें, अब आप कहोगे कि जो रिप्रोडक्शन है बिल्कुल भाई लिविंग करता है, लेकिन इसका आपको एग्जांपल देता हूँ मोटे तौर पे। मान लो कि कुछ इंसान तो ऐसे हैं ह्यूमन जो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब उनके बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी तो ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ ऐसे इंसान भी तो हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो क्या वो एक विशेषता हो गई भाई सारे लिविंग हैं वो एक कन्फर्म रिप्रोडक्शन करेंगे? नहीं, कुछ नहीं करते। एग्जाम्पल जैसे कि आपने पढ़ा होगा म्यूल, खच्चर, जो क्या है, एक हाइब्रिड है। म्यूल है वो ना तो अपने बच्चे पैदा करता है, वो क्या किया गया है, वो बनाया गया है हॉर्स और डंकी के कॉम्बिनेशन से। तो म्यूल क्या होता है, एक स्ट्राइल एनिमल होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। इसके बारे में हम बाकी कल डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करना और आप इसके नोट्स बनाना।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। थैंक यू, कल मिलते हैं।